सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो संजीदा विषयों पर बातचीत करेंगे। पहला विषय हमारा उदयपुर में हुए नृशंस हत्याकांड के संदर्भ में है, जिसके अंतर्गत धार्मिक कट्टरता का बर्बर चेहरा कल देश के सम्मुख सीधे तौर पर उजागर हुआ। उसकी प्रतिक्रिया हर और है और उसी पर बातचीत करने की कोशिश हम आज इस कार्यक्रम में करेंगे। दूसरे चरण में हम जो बातचीत करेंगे वो महाराष्ट्र के महानाटक के संदर्भ में करेंगे, जो शायद अब अंतिम दौर में पहुंच रहा है। जिस समय पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर लगभग खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के दौरान ही यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ जाएगा कि उद्धव ठाकरे को कल विश्वास मत का सामना करना है सदन में या नहीं करना है। बहरहाल पहले हम रुख करते हैं बर्बरता के चेहरे के संदर्भ में, जो कट्टरता का जहर बर्बरता का कहर बनकर सामने आया है। उदयपुर में दो मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक कन्हैया लाल की, हम धर्म के साथ उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि जिस प्रकार की कट्टरता है वो समाज के सम्मुख सोच के विषय के तौर पर आनी चाहिए। ये समझने की कोशिश देश को करनी चाहिए कि आखिर मजहब के नाम पर हम जा किस और रहे हैं। हम दो समुदाय कहकर भी संबोधित कर सकते हैं, लेकिन दो समुदाय के आधार पर सच सामने नहीं आता। सच सामने आए और समाज का हर वर्ग संवेदनशीलता के साथ इस बात पर विचार करे कि आखिर हम इस समाज और देश को ले कहाँ जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर दो युवकों ने नुपुर शर्मा के बयान के संदर्भ में समर्थन में एक व्यक्ति के द्वारा जो पोस्ट किया गया, उससे नाराज होकर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। भरी दोपहरी में कन्हैया लाल दर्जी नामक एक शख्स की चाकू से गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई और युवकों का हौसला इतना था कि उन्होंने बाकायदा इसका एक वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया और वायरल ही नहीं किया, साथ साथ चाकू लहराते हुए ये भी बताया कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्दन तक भी अगर समय मिला, अगर मौका मिला तो ये चाकू पहुंच सकता है। इस किस्म के दुस्साहस की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि इस बात को व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी इसे रहस्य बनाए रखने और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहने में है। चाणक्य ने जो यह बात कही थी, यह बात महाराष्ट्र के संदर्भ में मुफीद होती है, जो हमारा दूसरा विषय है। लेकिन बहरहाल अभी हम अपने पहले विषय के संदर्भ में केंद्रित होते हैं, जो उदयपुर की कट्टरता के संदर्भ में है। जिस प्रकार से वहाँ की घटना को अंजाम दिया गया, उसकी परिणति के तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं। तो घटना के संदर्भ में जो परिणति हुई वो बहुत ही खराब तरीके से हुई और वह परिणति केवल हत्या तक रुकी नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया भी जारी है। पूरे राजस्थान में धारा 144 लगी हुई है। उदयपुर और कुछ शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। आज कन्हैया लाल जी का जब अंतिम संस्कार हुआ, हजारों की भीड़ थी। हजारों की भीड़ एक स्वर में मांग कर रही थी जो हत्यारे उनको फांसी दी जाए। सरकार की तरफ से बताया गया कि हत्यारों को पकड़ लिया गया है। तकरीबन 170 किलोमीटर दूर उदयपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में ये सवाल अनुत्तरित है कि ये युवक इस मानसिकता के साथ पहुंचे कैसे। उन्होंने हत्या की, ये इतना महत्वपूर्ण मसला नहीं है। महत्वपूर्ण मसला तो उस सोच के संदर्भ में है जिसने उन्हें एक बयान भर के संदर्भ में समर्थन में खड़ा होने वाले शख्स को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, इस सोच तक पहुंचाया दिया। ये विचार का विषय होना चाहिए और इस पर विचार करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। और साथ ही मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं सऊदी अरब से, वह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब से ही करना चाहता हूँ और उनसे ही समझना चाहता हूँ, ये कौन सी शिक्षा मिल रही है, ये कौन सी दीक्षा दी जा रही है जिसके तहत मुस्लिम युवक पैगंबर साहब के संदर्भ में किसी ने कुछ बोला और कोई उसके समर्थन में एक पोस्ट भर कर दिया तो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि अब उसे जिंदा भी नहीं रहने देंगे।
इस सोच के संदर्भ में, इस तरीके के संदर्भ में आपका नजरिया क्या? इस्लाम यही सिखा रहा है? इस्लाम इसके लिए ही आग्रह करता है? क्या इस्लाम की शिक्षा इसी संदर्भ में संदेश देती है? आप थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें। जी शरफुद्दीन साहब। शरफुद्दीन साहब से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है। अशोक गहलोत साहब की सरकार है, उसका नकारापन, उसका निकम्मापन, उसके द्वारा बरती गई लापरवाही ने इस प्रकार के काम को अंजाम तक पहुंचा दिया, ये कहा जा रहा है। क्या कहते हैं अरुण शर्मा जी, वाकई सरकार की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है या आपका कोई और नजरिया है? देखिए हिमांशु, सबसे पहले तो ये जो कल उदयपुर में घटना हुई है, इससे न केवल पूरा प्रदेश, पूरा देश हिला हुआ है इस समय, कि बिल्कुल पाश्विक बर्बरता देखने को मिली है। और ये राजस्थान के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा है। इससे पहले राजस्थान का कोई इतिहास नहीं है जहां आतंकवाद का इस तरीके से प्रवेश हो। न केवल ये मामूली हत्या नहीं है, न केवल ये हत्या की गई और इसका वीडियो हत्या करते वक्त बनाया गया, उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, बाद में खुशी जाहिर करते हुए इंटरव्यू दिए गए और प्रधानमंत्री को धमकी इत्यादि इत्यादि। जी। तो ये बहुत ही खतरनाक मोड़ पे हम आ गए हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सबको मिलके, देशवासियों को, राजनीतिक पार्टियों को, प्रशासन को, एजेंसीज को बैठ के इसको विचार करना पड़ेगा कि एक तो हम इस मोड़ तक कैसे आए हैं, दूसरा जो भी लैक्यूना जहां जहां भी पाए जाते हैं। देखिए ये बहुत डायनामिक सिचुएशन है। अब ये पहली बार मैंने जैसे कहा कि इस टाइप का आतंक फैलाने की कोशिश इस प्रदेश की भूमि पे हुई है। तो इसके लिए अच्छी खबर तो ये है, वैसे तो तमाम बुरी खबर है ये, पर अच्छी खबर दोनों आरोपी पकड़े गए, वरना ऐसा भी होता है कि 6-7 दिन तक गायब हो जाते हैं, फिर ढूंढ के लाना पड़ता है। बहुत तीव्र गति से ये पकड़े गए शाम को ही। और अब राष्ट्रीय एनआईए और राजस्थान सरकार की टीम मिलकर इनके संदर्भ में कार्रवाई करेगी। कम से कम पकड़े जाने में कौन सी बहादुरी है? जिन्होंने ये हत्या की, दिन दहाड़े की, दिलेरी इस रूप में व्यक्त कर रहे थे कि उसका वीडियो बना रहे थे, और वीडियो ही नहीं बना रहे थे, उसके बाद में उसे सोशल मीडिया पे जारी कर रहे थे। जारी नहीं कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री को भी ललकार रहे थे। अब इसके बाद में उनका पकड़ा जाना क्या वाकई बहादुरी का विषय है? या बहादुरी का विषय तब होगा जब इनको न्यायिक प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये विचार का विषय होना चाहिए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं इलियास शरफुद्दीन साहब से, क्योंकि जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वो दरअसल उस सोच के संदर्भ में बात करने का विषय है जिसके तहत ये 30-35 साल के युवकों को लग रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में देखिए कितना बड़ा काम कर दिया। शरफुद्दीन साहब थोड़ा रोशनी दीजिए, क्या इस्लाम की शिक्षाएं इसी बात के लिए आह्वान करती हैं, इसी बात के लिए प्रेरित करती हैं? क्या इस्लाम इसी राह पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करता है? ये सवाल सबके जहन में है। आप जैसा विद्वान विचारक हमारे साथ में है, थोड़ा रोशनी मिले। जो युवकों ने इस कार्य को अंजाम दिया है उनके संदर्भ में इस्लामी दृष्टिकोण है क्या? एक बात तो वाज़ेह मिल जाती है कि अपने हाथ में कानून को लेकर गर्दन उड़ा देना, किसी की जान ले लेना, किसी की हत्या करना, मर्डर करना कतई जायज नहीं है, हरगिज़ जायज नहीं है। ये दोनों युवकों ने जो हरकत की है 100% अनइस्लामिक, गैर इस्लामी हरकत की है। और अगर ये लोग इस्लामिक सऊदी अरब में भी होते, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी इन लोगों पर कत्ल का मुकदमा चलता और यकीनन इन लोगों को सख्त सजाएं दी जाए। और हमारे मुल्क में भी ये काम होना चाहिए। मैं आपका शुरू के
शरफुद्दीन साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, थोड़ा आज तकनीकी तौर पर हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। शायद एक तो इंटरनेट की सेवाएं तरफ से बाधित है, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख मेरे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफ़ी नाराज है, गुस्से में है। क्या कहते हैं गुलरेज शेख साहब इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में? इसके लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे या अशोक गहलोत सरकार को दोषी ठहराएंगे, या उस सोच को दोषी ठहराएंगे जिसके तहत इन युवकों को यह बताया गया है कि अगर वो ऐसा कोई काम को अंजाम देते हैं तो वो अंजाम इस्लाम की दृष्टि से बड़ा पाक है, उन्होंने बड़ा नेक काम किया है और निश्चित रूप से अल्लाह उनके इस कार्य से बड़ा खुश होने वाला है? जी गुलरेज जी, आपने जो शायद अपने जी जी आप जो पूछ रहे हैं कि मजहबी दृष्टिकोण से क्या है, तो मैं मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, जी तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक मुस्लिम जरूर हूँ। और मुझे लगता है कि इलियास शराफुद्दीन, क्योंकि मैं इलियास शराफुद्दीन को काफी कई बार सुना हूँ, इनसे बहस भी किया हूँ, मैं अपने आप को इनसे ज्यादा अच्छा और नॉलेजेबल मुस्लिम मानता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि बतौर इस्लाम यदि आप बात करें तो ये गुनाह है। और इस्लाम में तो साफ है कि जिसने एक इंसान की जान ली तो समझो उसने पूरी मानवता की जान ले ली। यदि प्रॉफिट की बात करें कि जिनके ऊपर जिनको संदर्भ में रख के इन्होंने ये टेरर किया है जी जो टिप्पणी को लेकर, तो प्रॉफिट के ऊपर तो जिन्होंने कचरा फेंका, जिन्होंने मारने की कोशिश की, उनको भी उन्होंने माफ किया। तो और जी जहां तक कि जो परेशान करते थे उनकी तबीयत पूछने भी जाते थे। तो ये कहां से शिक्षा लेकर आ रहे हैं? ये पाकिस्तान से लेकर आ रहे हैं, आईएस से लेकर आ रहे हैं। इनके तार कहां जुड़े हुए हैं, ये एक विचार का विषय है। लेकिन यदि आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट से मुझसे पूछ रहे हैं जी तो डेफिनेटली द बक स्टॉप्स एट मिस्टर गहलोत। जी क्यों? क्योंकि वो न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं। तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप उत्पन्न होते हैं। जब जो मृतक है उसने पुलिस को कंप्लेन की थी, जब जी उसने सुरक्षा की डिमांड की थी, तो क्यों नहीं सुरक्षा दी गई? एलआईयू इनका क्या कर रहा था? जो इनका इंटेलिजेंस यूनिट है वो क्या कर रही थी? वो लगातार इस प्रकार के वारदातें, इस प्रकार की हरकतें क्यों हो रही है राजस्थान में? क्या यह प्रश्न नहीं उठता है? बिल्कुल उठता है। इनका जो एलआईयू है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं जी कि वो जो है वो पायलट ग्रुप के ऊपर इंटेलिजेंस शायद करता है। इनका इंटेलिजेंस जो है इन्हीं के पार्टी के जो विधायक हैं, इनके पार्टी के जो नेता हैं, उसमें लगा यदि रहेगा तो फिर आम जन की सिक्योरिटी की, उसके सेफ्टी की ये कोई परवाह नहीं करते। जनता जो है वो चूल्हे में जा रही है, ये मस्ती मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाराज हैं डॉक्टर गुलरेज शेख। वो इस्लामिक दृष्टिकोण से अपने सामान्य मुस्लिम होने के नाते कह रहे हैं ये जायज़ काम नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक मसलों के संदर्भ में उनका मानना है कि शुद्ध रूप से अशोक गहलोत सरकार की निजी तौर पर उनकी सरकार की विफलता का नतीजा ही है। डॉक्टर अरुण शर्मा, आप काफ़ी कुछ अच्छी बातें कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सवालों का क्या करेंगे जो इस मसले पर सरकार के तौर पर आपकी नाकामी से जुड़े हुए हैं? कन्हैया लाल जैसा शख्स जो इस हादसे का शिकार हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसने थाने के चक्कर लगाए, आवेदन दिए, अपनी जान से मारे जाने की आशंका बताई, 6 दिन तक दुकान बंद रखी, तो भी आपकी पुलिस ने उस व्यक्ति को सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाए। क्या आप मानते हैं कि इस हत्या का खून आपके हाथों पे है? क्या आप मानते हैं कि आपकी सरकार जिम्मेदार है इस बात के लिए कि हम कन्हैया लाल को नहीं बचा सके? क्या आप शर्मसार है इस बात के लिए कि एक मासूम आपके राज में अपनी जान गंवा बैठा केवल इसलिए क्योंकि आपकी पुलिस ने असंवेदनशील रवैया अपनाया हुआ था? देखिए हिमांशु, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि आग की न तो कोई धर्म होती है न जाति होती है। आग जब विकराल रूप लेती है या बिगड़ती है तो वो कुछ नहीं देखती। इसलिए सारे सभ्य समाज का कर्तव्य है, कहीं भी आग लगी हो या लगने वाली हो तो उसको बुझाना पहला कर्तव्य होता है, सरकारों का भी, राजनीतिक पार्टियों का भी। और इसमें हम उस मोड़ पे हैं कि काफी संयमों से करें। ये जरूरी नहीं है हर चीज का राजनीतिकरण किया जाए, जो कि इस देश में काफी प्रचलित है। अगर ये आपको पता है करीब 16-17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं। हम तो कुल 2-2.5 स्टेट्स में हैं। अगर यही मसला वहां होता तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर गुलरेज इसी भाषा में बात कर रहे होते।
तो हर चीज का राजनीतिकरण ठीक आप नहीं कौन है। से इस भाषा और में बात करते हैं? अगर यही काम किसी हिंदू के द्वारा किया होता तो आपके नेता बाकायदा धर्म का उल्लेख करते हुए ट्वीट करते हैं, झड़ी लगा देते हैं, देखो भाजपा को, देखो विश्व हिंदू परिषद को, हिंदू के नाम पर क्या कर रहे हैं। कल से लगातार प्रतिक्रिया देख रहे हैं। दोनों समुदाय सौहार्द रखें, हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपका एक नेता मुस्लिम शब्द का उल्लेख करने से भी बच रहा है, डर रहा है। राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश में हुई हिंसा के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करते हैं। 2020 के उनके ट्वीट इस समय सोशल मीडिया में तैर रहे हैं, लेकिन इस घटना के संदर्भ में, इस्लामी आतंक के संदर्भ में एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या बोलेंगे आप? दोहरा मापदंड नहीं है, दोहरा दृष्टिकोण नहीं है, ऐतराज है आपको इस पे? कोई दोहरा, मैंने आपको निवेदन किया कि इसमें कोई दोहरे मापदंड नहीं है ना। इसको आपने दो पैनलिस्ट को अभी सुना कि इस्लाम में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। इस्लाम उनको, असली इस्लाम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये कुछ लोग सरफिरे लोग हैं, मानसिक तौर पे बीमार कह सकते हो आप इनको। इनका धर्म का अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं है। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, ये कहना है डॉक्टर अरुण शर्मा का। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं मोहम्मद इलियास शरफुद्दीन साहब से, उनसे हम बड़ी उम्मीद के साथ में इस विषय पर बात करना चाहते हैं। शरफुद्दीन साहब, एक बार फिर कोशिश करते हैं कि आपकी बात यहाँ पर हमारे बीच में आ सके। जानना चाहते हैं, कुल मिलाकर इस सोच के साथ में जिन्होंने हत्या के कार्य को अंजाम दिया, वो बड़े उत्साहित और गौरवान्वित हैं। उन्हें लग रहा है उन्होंने कितना नेक काम किया। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पैगंबर साहब की शान में क्या कुछ नहीं कर गुजरे। अल्लाह ताला उनसे बड़े ही प्रसन्न होंगे इस घटना के संदर्भ में। आप जैसा विचारक थोड़ा स्थिति स्पष्ट करें, हम कोशिश करेंगे आपकी बात लोगों तक पहुंच सके। इस्लामी कानून मैंने आपसे साफ तौर पर कहा भाई कि इसकी इजाजत नहीं देता और ये करने वाले मुजरिम हैं और इनको सख्त सजाएं देने का इस्लामी हुक्म है और सऊदी अरब में भी होते तो इनको सख्त सजाएं दी जाती। मैं साथ में ये भी कह दूं कि आपने कहा स्थिति इस नौबत पर आई क्यों? स्थिति इस नौबत पर इसलिए आई कि लिंचिंग शुरू हो गई 2014 के बाद से। जी, लिंचिंग स्टार्ट हुई 2014 के बाद से और कई मुसलमान इख्तिलाफ हो गए, पहलुखान हो गए, इन लोगों की लिंचिंग स्टार्ट और जुनैद की लिंचिंग हुई और बाज़ाब्ता वीडियो रिकॉर्ड करके डाले गए और यूनियन मिनिस्टर्स ने इन लोगों को फूल मालाएं पहनाई जिन्होंने लिंचिंग में मासूम मुसलमानों को मार डाला। जी। अब ये बात बढ़ते 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 ये बात यहाँ तक आ गई कि मुसलमानों के अंदर भी ये जरासीम अब आना शुरू हो गए। मारो, वीडियो रिकॉर्ड करो और डालो। आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल के हिंदुत्व आतंकवादियों ने ये काम किया बीजेपी के और बढ़ते बढ़ते बात अब यहाँ तक आ गई। तो शरफुद्दीन साहब भाजपा को और 2014 के बाद केंद्र में आई नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। शरफुद्दीन साहब का मानना है कि लिंचिंग उसके बाद के दौर में आई और लिंचिंग के चलते अब मुसलमान युवकों के अंदर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देने की बात आई है। मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर गुलरेज शेख, शरफुद्दीन साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, पर इसके बावजूद भी ऐसा किया जा रहा है और इसलिए किया जा रहा है। इत्तेफाक रखते हैं आप शरफुद्दीन साहब की दलीलों से? देखिए, मैं कभी भी व्हाट अबाउटरी की जो कॉन्सेप्ट है उस पर विश्वास नहीं रखता हूँ। और जो भी टू रॉन्ग कैन नॉट मेक वन राइट। दो गलत चीज है, दो गुनाह है, वो एक को सही नहीं ठहरा सकते। तो जो कंडमेबल है उसको कंडम करना है। मेरी यदि आप फाइल्स निकाल के देखेंगे मीडिया स्टूडियोज में तो आपको स्मरण होगा कि जब हमारी सरकार राजस्थान में थी तो एक शंभू लाल रैगर ने एक मुस्लिम युवक को कुल्हाड़ी से मार के हत्या की थी, वो जला दिया था। मैंने इतनी ही जोर की आवाज में उसका भी विरोध किया था क्योंकि मानवता सर्वोपरि होती है। लेकिन अभी जो है, मैं सबसे बड़ा प्रश्न ये उठा रहा हूं कि देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी चीजें गलत होती है। अमेरिका में गन वायलेंस होती है, बहुत सारे देशों में इंक्लूडिंग हमारे देश में आतंकवाद भी होता है। 2014 से पहले खूब आतंकवादी विस्फोट होते थे, अब जो नहीं होते हैं। तो सरकारों का जो काम होता है वो होता है इस प्रकार की गतिविधियों के ऊपर मॉनिटरिंग रखना, प्लस उसको अवॉइड करना और उसका सरकार का इकबाल बुलंद होना कि कोई ऐसे कृत्य नहीं कर पाए।
तो यहाँ पर अरुण शर्मा को कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। आप ये बोल के नहीं भाग सकते कि पहले राजस्थान में इस प्रकार का नहीं हुआ। भाई साहब, एक ही बार घटना घटित होती है और इंटेलिजेंस जो होता है कि यदि वो 1000 बार सही होता है और एक बार भी गलती होती है तो उसको पॉइंट आउट करना आवश्यक है। तो आप बताइए, आपको उत्तर देना चाहिए। और फिर दूसरी बात आपको उसका उत्तर देना चाहिए, कई सारी बातें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल अशोक गहलोत सरकार की सफलता या विफलता नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस मामले की प्रतिक्रिया देश में क्या रहने वाली है। पहले से ही इस देश में एक वातावरण ये बन रहा है कि मुसलमानों के द्वारा कट्टरता का परिचय दिया जाता है, मुसलमानों के द्वारा सामाजिक समरसता के संदर्भ में कोई रुचि नहीं रहती है, मुसलमानों की इस देश के प्रति निष्ठा नहीं होती है, मुसलमानों का द्वेष भाव बहुत होता है। अब इस प्रकार की घटना को जब अंजाम दिया गया और उसका वीडियो इस तरीके से वायरल किया गया उन युवकों के द्वारा, और साथ ही उन्होंने केवल कन्हैया लाल की हत्या के संदर्भ में बात नहीं की बल्कि अपने मंसूबे बताए कि वह तो नरेंद्र मोदी की गर्दन पर भी ये छुरा रखना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि क्या देश मुसलमानों के संदर्भ में और अधिक नकारात्मक नहीं हो जाएगा? क्या इन युवकों ने अपनी इस नापाक हरकत से इस देश में रह रहे बाकी 17 करोड़ मुसलमानों के लिए संकट पैदा नहीं कर दिया? ये सवाल है। मेरे साथ में पठान साहब जुड़े हुए हैं जो इस्लामिक स्कॉलर है। शमशेर पठान साहब, आपसे ही समझना चाहूँगा, क्या ये घटना मुसलमानों के लिए मददगार है या आप मानते हैं कि इसने जो मुसलमान इस देश में रह रहे हैं, इस देश से प्यार करते हैं, उनके लिए संकट पैदा कर दिया है? देखिए, इस घटना का मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो बच्चे की जबरदस्ती जान चली गई है और जो हिसाब से मारा गया उसे इस्लाम में भी इजाजत नहीं है जी। लेकिन ये जो काम है किसी दो सरफिरों ने किया है जी। इसका संबंध बाकी कौम से नहीं है। हर कौम का आदमी उसको कंडेम कर रहा है, तो सबके सर पे मत मोड़िए बात ये सब इसके जवाबदार है, हम उसके जवाबदार नहीं है। ये माहौल किसने पैदा किया? ये मोदी जी ने माहौल पैदा किया। ये सबको खुला छूट दे दिए, खुले स्थान छोड़े उन्होंने पूरे के पूरे। जाओ मारो मारो, हिंदू तो करो, सबसे राम कहलवाओ, जय श्री राम कहलवाओ। आपने देखे नहीं वीडियो? गरीब रिक्शा वाले को पकड़ के कहते हैं बोल श्री राम, बोल श्री राम। फल वाले को बोलते बोल श्री राम, बोल श्री राम। 4-5 लोगों की लिंचिंग करे, लिंचिंग करके बाकायदा उसको वीडियो डाले। ये सब कौन किया? और वो वीडियो वायरल करने वालों ने बाद में जब वो अरेस्ट होकर छूट के आए, ये बीजेपी के लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया है। कम से कम एटलीस्ट मुसलमान तो कम से कम ये बात नहीं कर रहा है। वो जो दोनों लड़कों ने जो काम किया है उसका सब निंदा कर रहे हैं और उनको फूल कोई नहीं पहनाएंगे। बात याद रखिए, इतने गए गुजरे मुसलमान नहीं है कि ऐसे बच्चों को फूल पहनाएंगे। ये सब काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने माहौल तैयार किया है और अभी उसी के फल वो खाएंगे अभी सभी। ये तो खाली समझो एक किस्म के 2 बच्चे बाहर निकले जो नफरत का इन्होंने जो भट्टी लगाई है, कितना माल बना है पता नहीं किसको भी, सब बाद में समझेगा सब। ये तो पठान साहब काफी नाराज है, वो इस घटना को कंडेम कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व की सरकार को ठहरा रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर गुलरेज शेख बने हुए हैं। गुलरेज शेख साहब, पूरा पैनल उंगलियां आपकी ओर उठा दे रहा है, क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं कि हाँ आपने वातावरण ऐसा बनाया, इसके लिए ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है, या आपका मानना है आड़ ली जा रही है कुल मिला के इसको कृत्य को जायज ठहराने की? शब्दों में बोला जा रहा है कि हम इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो कारण बताए जा रहे हैं वो कुल मिलाकर इस घटना का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहते हैं गुलरेज साहब? देखिए, आप बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी, ठीक है, हम जिम्मेदारी ले लेंगे। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दो राजस्थान में, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं राजस्थान की। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है भाई साहब, मैं सभी को पूरी पैनल को कहना चाहूंगा, वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अनटिल एंड अनलेस की प्रेसिडेंशियल लॉ, यदि प्रेसिडेंशियल शासन लगा हो, राष्ट्रपति शासन लगा हो, तो वो सब चीजें राष्ट्रपति और अर्थात केंद्र के हाथ में आती है। अनटिल एंड अनलेस तो वो राज्य का अधिकार है, वो राज्य को करना चाहिए। माफ करें गुलरेज जी, शायद आप विषय को सरलीकृत कर रहे हैं। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा, विषय ये राजस्थान के संदर्भ नहीं, देश के माहौल के संदर्भ में बात हो रही है। और ये आक्षेप है कि देश में इस प्रकार का नफरत का, नकारात्मकता का वातावरण इसलिए बना है कि पिछले 8 साल से इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया गया है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। बात राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में नहीं है। घटना तो उत्तर प्रदेश में भी घटित हुई, वहां पर भी एक युवक ने अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत में मिठाई बांट दी, भले ही वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता था, तो उसे भी पीट पीट कर मार डाला गया।
लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो भाजपा की जीत की मिठाई क्यों बांट रहा है। तो ये घटनाएं देश भर में देखने को मिलती हैं। आपसे सवाल इस बात का है कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि आप जब से सत्ता में आए हैं देश में, तब से आपने इस देश के सामाजिक सद्भाव को दूषित किया है। एक धर्म विशेष के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो एक आग्रह आपका ज़्यादा है, उसने इस प्रकार का वातावरण निर्मित किया है। और इसके चलते ऐसे कुछ युवक तैयार हो गए, जैसा हमारे साथ पठान साहब कह रहे हैं, ये तो 2 लड़के, पता नहीं और कितना माल इस सोच के चलते तैयार हुआ है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये इस प्रकार की बातें करना भी नहीं चाहिए और मुझे बोलने में खुशी नहीं होगी, लेकिन एक सच बात यह है कि इस प्रकार के इंसिडेंट्स पहले भी होते थे। किस प्रकार के? जैसे अभी कई बार गाय के नाम पर, ये सब पहले भी होते थे, लेकिन सोशल मीडिया का जो एडवेंट और प्रसार हुआ है, ये प्रसार 13-14 से सबसे ज्यादा हुआ है। तो सोशल मीडिया उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो चीज गाँव में होती है वो हर किसी के पास आती है और मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी ब्रॉडकास्ट होती है। तो एक वो बहुत बड़ा कारण है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। इस प्रकार का वातावरण अगर बना है तो उसके लिए सोशल मीडिया जिम्मेदार है। इस निष्कर्ष पर हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख पहुंचे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर खतरा जो है वो पारस्परिक दूरी बढ़ने का है। समाज में 2 धर्म के रहने वाले लोगों के बीच में इस घटना के चलते कैसे रोका जा सकता है, ये सवाल है। और मैं शरफुद्दीन साहब इस पर ही आपसे उत्तर जानना चाहूँगा। क्या आप लिंचिंग की बात करके इस दूरी को ख़त्म कर देंगे, या इसके इतर आपके पास में कोई सुझाव है ऐसा जिसके चलते देश इस जहालत से, इस जलालत से बच पाए? मेरी गुजारिश ये है, जितने भी टीवी चैनल्स हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो या ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो या हो, जो भी जहरीली जुबान बोल रहा है, जो भी आग लगाने वाली जुबान बोल रहा है, जो भी धार्मिक पर्सनालिटीज के खिलाफ, जो धार्मिक किताबों से साबित है, उनके खिलाफ जहरीली टिप्पणियां कर रहा है और किसी समुदाय के खिलाफ जहरीली बातें कर रहा है, उसको सीधा पीडी एक्ट के अंदर, टाटा या पोटा के अंदर या यूएपीए के अंदर 25-25 साल के लिए अंदर करें। विपुल शर्मा हो, यति नरसिंहानंद हो या कोई अब्दुल्ला अब्दुल रहमान हो, जो भी जहरीली जुबान देश में आग लगाने की, मारने काटने की, धर्म के खिलाफ और जहरीली जुबान धार्मिक किताबों के जो चीजें साबित है उसके खिलाफ कर रहा है, उसको सीधा यूएपीए लगा के 25 साल के लिए अंदर करिए। ऐसे तो शरफुद्दीन साहब का कहना है कि इन बातों को बर्दाश्त ही नहीं किया जाना चाहिए। जो भी इस देश के सामाजिक सौहार्द में आग लगाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उसे जेल में डालिए, 20-25 साल के लिए उसे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दीजिए, तभी देश के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो भी लोग ये बातें कह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सोच क्या रहे हैं। कुल मिलाकर देखने में ये आ रहा है कि सब मंच पर आते समय अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर मंच से उतरने के बाद में अपने धार्मिक दायरे में रहते हुए दूसरे के प्रति जो कट्टर होने का सिलसिला चल निकला है, वो दरअसल इस पूरे मसले की जड़ में है। उम्मीद है कि अगर देश की समरसता को बचाना है तो धार्मिक कट्टरता के इस चोले को उतारना होगा। इस चोले को उतारेंगे तो शायद मिलजुल कर रह पाएंगे, अन्यथा तय बात है कि देश एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ चला है। जैसे रास्ते पर बढ़ना है या हमें यहीं रुक जाना है, ये तो इस देश की जनता और इस देश पर हुकूमत करने वाले लोगों को विचार करना होगा। देखें किस रास्ते पर जाने का फैसला या दोनों लोग मिलकर करते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इस समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो महाराष्ट्र के महानाटक के संदर्भ में बात करेंगे, जो अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाए देखा जा रहा है। कहीं जाइएगा, हम गए हो रहा है।